नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है, शक्तियां हैं और जो भूमिका सर्वोच्च न्यायालय निभाता है अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था में, आज पढ़ रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1789 के न्यायिक अधिनियम के अनुसार हुई। इसका कार्यालय वाशिंगटन में स्थित है। वर्तमान में इसका एक मुख्य न्यायाधीश तथा 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं। जहाँ तक नियुक्ति का सवाल है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए कोई योग्यताएं निर्धारित नहीं की गई हैं, इसलिए राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस महान पद पर नियुक्त कर सकता है जिसके नाम पर सीनेट की स्वीकृति प्राप्त हो सके। अब देखते हैं कि न्यायाधीशों को हटाने का क्या प्रोसेस हो सकता है भाई। तो महाभियोग का प्रस्ताव जो है, यदि पास हो जाता है तो न्यायाधीशों को अपने पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को केवल महाभियोग के आधार पर ही पदच्युत किया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित किया जाता है और प्रतिनिधि सभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर सीनेट द्वारा उसकी जांच की जाती है। यदि सीनेट भी अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव की पुष्टि कर दे तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित समझा जाता है। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किस प्रकार का है। पहला आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय को 2 प्रकार के अभियोगों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पहला है वे सभी विवाद जिनमें राजदूत, अन्य सार्वजनिक मंत्री, वाणिज्य दूत अथवा विदेशी प्रतिनिधि कोई पक्ष हो। दूसरा है ऐसे सभी विवाद जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ या अमेरिकी संघ का कोई एक या अधिक राज्य एक पक्ष हो। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। शेष सभी विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अर्थात निचले न्यायालयों के निर्णयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है। राज्यों के न्यायालयों की अपील संघ के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, अन्य किसी भी संघीय न्यायालय में नहीं। संविधान सर्वोच्च न्यायालय को कानून तथा तथ्यों के बारे में अपीलीय क्षेत्राधिकार देता है, परंतु कांग्रेस को इसे नियमित करने का अधिकार है। 1925 के कांग्रेस के अधिनियम द्वारा अपील का अधिकार केवल कुछ विषयों तक सीमित कर दिया गया है, जिनमें पहला आता है जिनमें संघीय कानून तथा संधियों
को राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, जिनमें संघीय कानून तथा संधियों को राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, और दूसरा है जिनमें राज्य के किसी कानून को जो किसी संघीय न्यायालय के संघ के संविधान, किसी कानून अथवा संधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, जबकि राज्यों के न्यायालय राज्यों में उस कानून को वैध ठहराएं। इन दो मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अब देखते हैं कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति का उपभोग करता है वो किस प्रकार की है, और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक के रूप में कार्य करता है इस शक्ति का प्रयोग करते हुए। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन की है, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। ब्राइस ने सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति के संबंध में लिखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की किसी और विशेषता ने यूरोपीय जगत में इतनी अधिक जिज्ञासा जागृत नहीं की है, इतनी अधिक चर्चा पैदा नहीं की, जितनी कि सर्वोच्च न्यायालय के उन कर्तव्यों और कार्यों ने की है जो वह संविधान की रक्षा करते हुए करता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत उसके द्वारा उन सभी कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षा की जाती है जिन्हें संघीय कांग्रेस तथा राज्य सरकारों द्वारा पारित किया गया है। इनमें से किसी कानून को जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए, तब यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा समझे कि ये कानून संविधान के प्रतिकूल हैं, तो उनके द्वारा इन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इस शक्ति के आधार पर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा किए गए वे कार्य भी आ जाते हैं जो ऐसे कानूनों के आधार पर उसने किए हों। कॉर्बिन ने न्यायिक पुनरावलोकन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य न्यायालयों की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा उन कानूनों को लागू करने से इनकार करने के संबंध में प्राप्त हैं जिन्हें वह अवैध और इसलिए व्यर्थ समझे। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए जस्टिस ह्यूज ने कहा था कि अमेरिकन जनता संविधान के अधीन अवश्य रहती है, परंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। इसी प्रकार जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है। सर्वोच्च न्यायालय को उसकी इस शक्ति के आधार पर कांग्रेस का तृतीय सदन भी कहा जाता है। अब देखते हैं क्या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का कोई संवैधानिक आधार है। इस बात पर बहुत अधिक विवाद है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का कोई संवैधानिक आधार है अथवा नहीं। एक पक्ष का विचार है कि इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय ने मनमाने तरीके से यह शक्ति अपने हाथ में ले ली है।
संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य और बाद में राष्ट्रपति जेफरसन ने तो स्पष्ट कहा था कि पूर्वजों ने जिस ढांचे की स्थापना की थी उसके अंतर्गत प्रशासन के तीनों भाग पूर्णतः स्वतंत्र होने थे तथा अब यदि न्यायपालिका कांग्रेस व राष्ट्रपति के अधिकारों के पुनर्विलोकन के अधिकार का प्रयोग करती है तो यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का ही उल्लंघन नहीं वरन संविधान निर्माताओं के विचारों का भी अनादर है। परंतु वास्तव में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का वैधानिक आधार है। संविधान के अंतर्गत इस संबंध में स्पष्ट तौर पर चाहे कुछ भी न कहा गया हो, लेकिन संविधान के दो प्रावधानों अनुच्छेद 6 व अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 में यह शक्ति निहित है। संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यह संविधान तथा अमेरिका के सब कानून तथा उसके अनुसार बताई गई संधियां अमेरिका का सर्वोच्च कानून होगा। न्यायाधीश इससे बंधे हुए होंगे। किसी राज्य के संविधान तथा कानून में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विरुद्ध कोई बात होगी तो वह वैध नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 में कहा गया है कि कानून व औचित्य के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र में वे सब मामले आएंगे जो इस संविधान संयुक्त राज्य के कानूनों व उनके अंतर्गत की गई अथवा की जाने वाली संधियों के अंतर्गत उत्पन्न हों। इन दोनों अनुच्छेदों की व्याख्या करते हुए न्यायिक पुनरावलोकन की धारणा के समर्थकों का कहना है कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे और किसी और से उसका उल्लंघन न हो, यह देखना सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है और सर्वोच्च न्यायालय यह कार्य तभी संपन्न कर सकता है जबकि उसे संविधान की व्याख्या करने और संघीय या राज्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित ऐसे कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त हो जो उसके विचार में संविधान के प्रतिकूल है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के प्रसिद्ध सदस्य हैमिल्टन ने यही दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए फेडरलिस्ट नामक पत्रिका में लिखा था, कानूनों की व्याख्या करना न्यायालयों का उचित व विशिष्ट कार्यक्षेत्र है। संविधान आधारभूत कानून होता है और न्यायालयों को उसे आधारभूत कानून ही मानना चाहिए। इसलिए यह उनका कार्य होना चाहिए कि वे उसका तथा व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का अर्थ निश्चित करें। यदि दोनों में कोई ऐसा अंतर हो जिसमें साम्य न बैठाया जा सके तो निश्चित ही उसे ग्रहण किया जाना चाहिए, जिसकी मान्यता तथा वैधता श्रेष्ठतर हो। दूसरे शब्दों में कानून की तुलना में संविधान को तथा जनता के प्रतिनिधियों की इच्छा की तुलना में जनता की मान्यता अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार से इन कुछ विशेष बातों का फायदा जो है देखते हुए न्यायपालिका जो है अधिक महत्वपूर्ण हो गई है और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग भी करती रही है। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ और किस तरह से किया जा रहा है। सन 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन के विवाद में न्यायमूर्ति मार्शल द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया और तब से अब तक इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा निर्मित 18 से भी अधिक कानूनों को अवैध घोषित कर चुका है। और मार्शल ने
अपने इस विवाद के निर्णय में कुछ घोषणाएं की जो अमेरिकी संविधान और न्याय व्यवस्था के बारे में थी और आधारभूत सिद्धांत के रूप में मानी गई हैं आगे भी। वे हैं, पहला है, न्यायाधीश मार्शल ने कहा, संविधान एक लेख पत्र है जो शासन की शक्तियों को निश्चित और मर्यादित करता है। दूसरा, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसलिए कांग्रेस द्वारा पारित अन्य कानूनों की तुलना में श्रेष्ठ है। और तीसरा, इसलिए संविधान के विपरीत बनाए गए कानून अवैधानिक हैं और न्यायालय अवैध घोषित करते हुए उन्हें मानने से इनकार कर सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के कुछ अनुच्छेदों में भी दिखती है और न्यायपालिकाओं ने भी जो है इसका प्रयोग करते हुए इस शक्ति को अर्जित कर लिया है, बढ़ा लिया है और इस माध्यम से संविधान की रक्षा भी की है। तो आज हमने अमेरिकी संविधान की न्यायिक व्यवस्था और विशेष तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा न्यायालय को प्राप्त न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पढ़ने का प्रयास किया। धन्यवाद।